चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए पहले हमें यह जानना होगा बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मुझे बताओगे कि बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन बोली गई है, किस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट? उसका वेपर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। हाँ, यही है। एक आपने ये है बीकर है, ठीक है, इसमें मान लो आपने पानी भरा हुआ है, आप इसे गर्म कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप गर्म करते हो टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका वेपर प्रेशर आपका बढ़ता है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना, तो वो इसका बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए द बॉइलिंग पॉइंट of any liquid, the boiling point of any liquid is the temperature. The boiling point of any liquid is the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर है, यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर 1 atm का प्रेशर है, और यहाँ पर आपका है ना, यहाँ पर आपका है टेम्परेचर, ठीक है। ये 1 atm वाली आपकी लाइन है, इसे मैं आगे एक्सपेंड कर लेता हूँ। कोई लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ता है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आता है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये प्योर सॉल्वेंट जैसे कि पानी की अपनी टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का कर्व है, ठीक है। अब अगर आप पानी में नमक डिजोल्व कर देते हो तो बन जाता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम या ज़्यादा है? वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है। जब आप पानी में नमक डाल देते हो तो आप उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये राउल्ट लॉ में हमने देखा है ना, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम आता है। इसका मतलब अगर मैं पानी में नमक डाले हुए वाले सॉल्यूशन की लाइन ड्रॉ करूंगा तो किसी भी टेम्परेचर पर इस प्योर वेपर प्रेशर से वो नीचे ही आएगा। मान लो टेम्परेचर की लाइन है, तो अगर ये यहाँ आ रहा है तो वो यहाँ आएगा, तो सॉल्यूशन वाला जो कर्व है इससे नीचे चलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका प्योर सॉल्यूशन वाला है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन वाली लाइन है, ये आपकी है सॉल्यूशन, ये आपकी सॉल्यूशन वाली वेपर प्रेशर का कर्व है ना। अच्छा, ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया, ये जो टेम्परेचर आएगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना। ये टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसे हम लिख लेते हैं TB। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। वो टेम्परेचर जिस पर
जिस पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब ये सॉल्यूशन है, आप इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी तो कभी ना कभी 1 atm हो जाएगा ना। तो वो टेम्परेचर जिस पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगी, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ये आपका जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसे हम बोल देते हैं TB डैश। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है ना। और ये जो इनका जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फाइनली दोबारा से हम देखते हैं, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दिया जाता है तो वेपर प्रेशर हो जाता है कम। अब वेपर प्रेशर क्योंकि इनहेरेंटली कम हो गया है तो 1 atm के बराबर पहुंचने के लिए उसे ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। पानी है, पानी को अगर आप बॉईल करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होने लगेगा, लेकिन अगर आपने पानी में 8-10 चम्मच नमक डाल दिया तो वो 100 पर बॉईल नहीं होगा, वो हो सकता है 102 या 103 पर बॉईल हो। मान लो वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा है, तो 100 से जो 102 हो गया, वो जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का जो एक तरीके से राइज है, इसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ग्राफिकली हमने देखा कि क्यों ऐसा ही आपका आता है। यहाँ पर बोलता है कि जो डेल्टा TB है क्योंकि वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर का ये बढ़ना वेपर प्रेशर पर डिपेंडेंट है, और डेल्टा TB मतलब वेपर प्रेशर की जो भी प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी होती है। मोलेलिटी कैसा होती है ये हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखा, कोई भी वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू या तो मोल फ्रैक्शन या मोलेलिटी, ठीक है। वहीं पे आपका डेल्टा TB, अब जहां पर है ना डेल्टा TB, जहां पर भी मोलेलिटी है वहां पर I का फैक्टर तो लग ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और डेल्टा TB इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर जब यहाँ पर हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है KB इंटू I इंटू M, ठीक। तो डेल्टा T आपका हो जाता है KB इंटू I इंटू M, जहाँ पर KB आपका क्या है, KB आपका एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी के दो नाम और हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या एक नाम और यहाँ पर है एब्लियोस्कोपिक, EBULLIOSCOP, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर यूनिट देखें हम इसकी, यूनिट ऑफ KB अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या होगी, देखिए मोलेलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल, है ना, मोल पर किलोग्राम, है ना, मोल पर किलोग्राम होती है। तो इसकी क्या हो जाएगी डेल्टा TB की यूनिट, टेम्पो केल्विन पर मोल पर किलोग्राम, है ना। तो ये आपकी आ जाएगी यूनिट, इसकी हो जाएगी केल्विन पर मोल, और मोल पर किलोग्राम इसकी होती है, तो ये आपकी हो जाएगी केल्विन किलोग्राम और मोल पावर -1, तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी। वहीं जो आपका ये KB है, KB का अपना भी एक अलग फॉर्मूला है, KB को आप निकाल सकते हैं, और KB जो है वो आपका होता है ये RT² अपॉन RTB स्क्वायर, RTB स्क्वायर अपॉन 1000, और यहाँ पर आपका है LV, है ना, LV, इसमें स्मॉल l लिखेंगे यहाँ पे LV, जहाँ पर आपका TB आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये केल्विन में रखना है, और जो LV है ये आपका है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये आपको जूल पर ग्राम में आपको रखनी है, ये आपको रखनी है जूल पर ग्राम में, ठीक है, जूल पर ग्राम में आपको रखनी है, ठीक। ये आपका आता है
हाँ, आर की वैल्यू आपको रहनी है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन आपको लेनी है। देखिए कई जगह पे फॉर्मूले में 1000 लिखा दिखाई नहीं पड़ेगा, तब आपको एलवी लेनी है जूल पर किलोग्राम में। इसकी जो यूनिट है केबी की, ये वही बननी चाहिए ना। देखिए यहाँ पर आपका आर क्या आएगा, जूल पर मोल पर केल्विन आएगा, तो यहाँ से जूल आएगा, यहाँ पे केल्विन का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर अगर आप 1000 नहीं ले रहे तो फिर ये जूल पर किलोग्राम में होनी चाहिए, तब आपकी यूनिट बन जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये ध्यान रखना। यूजुअली क्या है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जूल पर ग्राम होती है। अब जूल पर ग्राम अगर यूजुअली हमें वो देता है तो फिर हमने फॉर्मूले में 1000 पहले से इंसर्ट कर लिया है। ये है आपका, ठीक है। तो इन जनरल ये कई बार फॉर्मूला कभी कभी वो क्वेश्चन दे देता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेनली आपको ये पता होना चाहिए। ये लिखिए हाँ ठीक। सर आयुर्वेदिक के लेक्चर देख सकते हैं तो रिवाइज करने के लिए अच्छे से नोट्स पर नोट तो समझ आ रहा है। तो सर लेक्चर देख सकता हूँ। हाँ उसको पढ़े हैं। हाँ लेकिन उसी लेक्चर को दोबारा देखने से कुछ ज़्यादा गेन नहीं होता। आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में आप अटकेंगे, वहाँ से फिर सीखेंगे तो ज़्यादा गेन होता है।
पूरी केमिस्ट्री में दो चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बच्चों को सबसे कम वही समझ में आते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, वो तो बहुत सारे टीचर्स को समझ में नहीं आता है ना। और दूसरा चैप्टर जो टफ चैप्टर है वो है आयनिक। ठीक है, आयनिक में तो बहुत टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत टफ बन जाते हैं। ये चैप्टर तो बहुत आसान चैप्टर में से है। चलिए, हो गया ये। चलें आगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सेम इसी कॉन्सेप्ट से मिलता हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सर आर की यूनिट क्या है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल डिवाइड बाय मोल केल्विन। थर्ड कॉन्सेप्ट चलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, इससे पहले हमें जानना होगा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किस क्या बोला गया है? मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 0 तो पानी के लिए है ना, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या टेम्परेचर है? फ्रीजिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? देखिए, जब भी फ्रीज होती चीज़ तो उसका सॉलिड फेज और लिक्विड फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन का वेपर प्रेशर से उस तरीके से लेना देना नहीं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पे है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के अपने वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट पॉइंट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। उस पॉइंट पर डेल्टा जी 0 हो जाता है ना, और हमें लिक्विड से सॉलिड बनते हुए दिखने को मिलता है। तो लिखिए, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, comma, the solid phase is in thermodynamic equilibrium. The solid phase is in thermodynamic equilibrium at the freezing point of a substance, comma, the solid phase is in dynamic equilibrium. The solid phase is in dynamic equilibrium with the liquid phase. तो ये अगर मोटी मोटी डेफिनेशन से अगर किसी से पूछे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड सॉलिड बन जाता है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट।
ठीक है, ये तो सबको दे, ये तो क्लास 8 का बच्चा बता देगा, है ना। लेकिन इसकी जो एक्चुअल साइंटिफिक डेफिनेशन वो यही है कि जब सॉलिड फेज लिक्विड फेज के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, और जब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे होता है तो डेल्टा जी 0 होता है। तो डेल्टा जी से हमें मतलब है ना। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, thus the freezing point of a substance may be defined as temperature. The freezing point of a substance may be defined as a temperature, at which the vapor pressure of substance in its liquid phase, vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. So Liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. तो एट फ्रीजिंग हमें क्या देखने को मिलता है? एट फ्रीजिंग पे लिक्विड डेल्टा, हाँ, लिक्विड और जो सॉलिड है ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स लिक्विड सॉलिड का एक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर डेल्टा जी आपका हो जाता है 0। दैट मीन्स यहाँ पर कंडीशन ये 0 डेल्टा जी तब होता है, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0 व्हेन, ये 0 कंडीशन तब अचीव होती है व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज when at T vapor pressure of liquid phase बराबर हो जाए vapor pressure of solid phase। ठीक है, तब आपका डेल्टा जी यहाँ पे 0 बनता है। ठीक है, कोई लिक्विड तब फ्रीज होगा जब डेल्टा जी आपका 0 हो जाएगा, और डेल्टा जी 0 होने के लिए हमें वो टेम्परेचर चाहिए होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये तो पता है ना। जैसे सॉलिड्स के जो वेपर प्रेशर है यूजली लिक्विड फेज से कम होंगे, क्योंकि सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज का ज़्यादा होगा। लिक्विड फेज में आसानी से गैस मॉलिक्यूल जो भी निकल सकता है, तो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर यूजली कम होंगे। अब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम होता जाता है जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, एक टेम्परेचर ऐसा हो सकता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो जाए, उस पॉइंट पे फ्रीजिंग आ जाएगी। तो देखिए ग्राफिकली देखते हैं इसको, ये आपकी वेपर प्रेशर की लाइन है, ये आपकी टेम्परेचर की लाइन है, ये आपकी है वेपर प्रेशर की लाइन और ये आपकी है टेम्परेचर की लाइन। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, प्योर आपके पास सॉल्वेंट है, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ये आपका सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट, और ये लिक्विड फेज में है ना। वहीं आपकी एक सॉलिड प्योर सॉल्वेंट की सॉलिड फेज की लाइन है, ये आपकी लाइन मान लो ऐसे है, ये आपका है सॉल्वेंट, सॉलिड फेज की ये लाइन है। तो ये टेम्परेचर जिसपे दोनों एक तरीके से बराबर हो गए, सॉल्वेंट के सॉलिड फेज की लाइन है, सॉल्वेंट के लिक्विड फेज की लाइन है। टेम्परेचर कम कर रहे थे तो सॉल्वेंट लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम हो रहा था। जिस टेम्परेचर पे ये बराबर हो गए वो आपका क्या है, TF है ना। ये आपका क्या है, ये आपका TF है, फ्रीजिंग पॉइंट है। अब चलिए, अब आपने पानी में नमक डाल दिया है, पानी में आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। जब आप पानी में नमक डालते हैं तो कौन सा कंपोनेंट है जो फ्रीज होता है, लिक्विड वाटर वाला वो कंपोनेंट या NaCl वाला कंपोनेंट? वाटर वाला कंपोनेंट फ्रीज होता है ना। तो हमें बेसिकली वाटर का अपना जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड कंपोनेंट के बराबर हो जाए।
जब हम पानी में नमक डालते हैं तो वेपर प्रेशर उसका पहले ही कम चलता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे एक कर्व आएगा, अब आपका सॉल्यूशन का कर्व आएगा, ये कर्व आएगा आपका, है ना, ये आपका सॉल्यूशन का कर्व है जो उससे नीचे चल रहा है। टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अब वो टेम्परेचर जिस पे अगेन ये सॉल्वेंट के सॉलिड फेज कंपोनेंट को कट करता है, क्योंकि पानी और नमक के सॉल्यूशन में पानी ही फ्रीज होता है, तो पानी को आपको देखना है कि कब ये सॉल्वेंट सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। अब वो टेम्परेचर जिस पे ये आपका ऐसे आ जाएगा उसे बोला जाएगा TF डैश। इसका मतलब जब अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वो अपने नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से कम पे फ्रीज होगा। पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर आप पानी में नमक डाल दो तो वो 0 पे फ्रीज ना होकर 0 से और लोअर पे फ्रीज होगा, -1 -2 -3 इस तरीके से, है ना। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया है ना। और ये जो इनका डिफरेंस है इसे बोलते हैं डेल्टा TF। अगेन जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी आपका डायरेक्टली वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो डेल्टा TF है ये प्रोपोर्शनल टू है मोलेलिटी, और जहाँ पर भी मोलेलिटी आएगी तो I तो आएगा ही आएगा, I इंटू मोलेलिटी। अगेन प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आप हटाते तो डेल्टा TF आपका आ जाता है KF इंटू I इंटू M मोलेलिटी, जहाँ पर KF को क्या बोला जाता है, KF आपका है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक, है ना, CRYOS PIC क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपका आता है। यूनिट इसकी यूनिट ऑफ KF ये सेम वही आएगी, केल्विन, किलोग्राम और मोल इनवर्स, ये आपकी आएगी। अगेन KF का भी अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। KF आपका ये होता है KF इक्वल टू RTF स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो R आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, R आपका 8.314 जूल पर मोल केल्विन। TF आपका फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में, और जो LF है ये आपका है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, ये आपकी जूल पर ग्राम में। अगर आप जूल पर किलोग्राम रखते हैं तो यहाँ से 1000 को हटा लेना, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। सर ये TF डैश वाली सॉल्यूशन क्या है, वाटर प्लस ये आपकी है लाइन सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन लिक्विड फेज में जब सॉल्यूशन है उसकी लाइन, जब ये कट करती है सॉल्वेंट सॉलिड को तो उस वेपर प्रेशर पे फिर ये कंडीशन आपकी आ जाती है, तो अगेन ये फ्रीज हो जाता है।
हो गया। इसके बड़े 2-3 एप्लीकेशन हैं इंटरेस्टिंग से। किसके सर? किसी के डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के एप्लीकेशन। एक तो बर्फ की होती है और डालने क्यों पिघल जाती है? काइनेटिक एनर्जी हीट बढ़ जाती है और फिर जैसे कुछ भी सब साइंटिफिक से वर्ड फेंक दिए। नहीं पता था। बताओ तो क्यों, क्या है? जो उनके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं
उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हट कुछ भी। हो गया। चलिए इसके 3 एप्लीकेशन देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं और ये जनरल लाइफ में यूज होते हैं इसलिए इंटरेस्टिंग है। पहला एप्लीकेशन, टू फॉर्म आइस ऑफ लो टेम्परेचर ice of low temperature to freeze ice cream। देखिए आपने वो देखा होगा, वो कुल्फ़ी वाले घूमते रहते हैं ऐसे कौन शेप में, नहीं आती कुल्फ़ी ऐसे कौन शेप में रहता है, वो क्या ऐसे, ये कौन शेप में रहता है ये, और इसमें जो है वो कुल्फ़ी जमा देते हैं ऐसे। ये वाला देखा होगा, एक मटका कुल्फ़ी वाला भी देखा होगा। तो जब आप उनसे मांगते हो भाई एक आइसक्रीम चाहिए ऐसे ये, तो उसको निकालते हैं हाथ में ऐसे लेके हल्का सा वो करते हैं, ऐसा करने से वो हल्का सा गर्म हो जाता है, तो वो अंदर से वो थोड़ा सा छूट जाता है, मतलब लूज़ आउट हो जाता है, तो वो निकल जाता है। अब उनके जो आप वो देख रहे हैं वो गाँव में भी दिखता है आपको, हर जगह पे वो इस टाइप से दिख जाएगा। उसके अंदर कोई बिजली नहीं होती। अगर आपको उस आइसक्रीम को फ्रीज करना है तो आपको उसमें रेफ्रिजरेशन चाहिए, लेकिन उसमें कोई बिजली तो होती है नहीं, तो वो कैसे फ्रीज करता है उस आइसक्रीम को? उसमें जो आइस पड़ी रहती है वो नॉर्मल आइस नहीं रहती, वो पानी में नमक मिले हुए, मतलब नमक मिले हुए पानी की आइस रहती है। देखिए पानी में जब आप नमक मिलाओगे, सिंपल पानी है, सिंपल पानी को फ्रीज करोगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को वापस फ्रीज नहीं कर सकती। अगर आपके पास नॉर्मल आइस है, उसमें आप इसी तरीके से कौन उसके अंदर दूध वगैरह डाल दें तो वो फ्रीज नहीं होने का, वो सॉलिडिफाई नहीं होने का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पानी में नमक मिलाते हैं ढेर सारा, और उसकी हम फिर आइस जमाते हैं। तो उसकी जब आइस जमती है, अगर कंसनट्रेटेड आपने सॉल्यूशन बना दिया है, तो वो जो आइस जमेगी वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हो सकती है ना। तो इसके चारों तरफ जो एक तरीके से आइस पड़ी हुई है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन जब वो मेल्ट होती है तो -8 तक टेम्परेचर ले जाती है, और ऑब्वियसली -8 पर तो कुल्फी जमी जाएगी। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है। ठीक, दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ कूलेंट, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ कूलेंट इन कार रेडिएटर। देखिए कार के रेडिएटर में लिक्विड पानी भरा जाता है, वाटर होता है। अगर आप सिंपल वाटर भर लें और आप नॉर्मली मान लो यहाँ पे चला रहे हैं गाड़ी, तो यहाँ पे तो रात में सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता, तो आपकी गाड़ी है सुरक्षित है ना। लेकिन मान लो आप कहीं पे घूमने गए, मसूरी, लेह लद्दाख ऐसे, और आप घूमने गए और रात में आपने गाड़ी खड़ी कर दी, तो वहाँ पे तो रात में जो टेम्परेचर है माइनस में चला जाता है, -5 -10 चला जाएगा। और अगर मान लो टेम्परेचर -10 चला गया तो आपकी कार के रेडिएटर के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो भी फ्रीज होगा। और जब वाटर फ्रीज होता है तो वाटर का फ्रीज जब होता है तो आइस का वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा होता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो इंजन का हेड, रेडिएटर ये सब फट जाएंगे। वाटर एक्सपेंड करेगा ना, एक्सपेंड करेगा तो वो फट जाएगा। अब ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी ना। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ये आपका मान लो पानी है, पानी के अंदर कूलेंट मिला दिए जाते हैं, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है CH2OH और CH2OH।
तो नॉर्मली 50-50% का सॉल्यूशन होता है। 50% मतलब 2 लीटर पानी है तो 2 लीटर इथाइलिन ग्लाइकोल, और जब इसका सॉल्यूशन बनता है तो वो लगभग -20 या -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर फ्रीज होता है। तो कार के रेडिएटर में जो कूलेंट डाला जाता है, जो यूजुअली आप देखते हो ग्रीन कलर का, वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। ग्रीन इथाइलिन ग्लाइकोल का कलर नहीं, इथाइलिन ग्लाइकोल तो ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह है, लेकिन कोई गलती से उसे पी ना ले क्योंकि वो जहरीला है, तो उसमें ग्रीन कलर का एडिटिव डाल दिया जाता है। तो जब आप ये कूलेंट मतलब एक तरीके से डालते हो इथाइलिन ग्लाइकोल पानी के अंदर, तो वो -30 के आसपास पर फ्रीज होता है। अब आप लेह में ले जाइए, चाहे मसूरी में जाइए, कहीं पे जाइए, -30 से नीचे तो आसानी से नहीं जा रहा, तो आपका ये फ्रीज नहीं होगा। फ्रीज नहीं होगा तो वो समस्या से आप बच जाओगे। दूसरा है टू मेल्टिंग आइस इन कोल्ड कंट्री, है ना, टू मेल्टिंग आइस इन कोल्ड कंट्री, है ना। देखिए, मान लीजिए आपके पास आइस है ना, मान लीजिए आपके पास आइस का एक ब्लॉक है ये, ठीक है, ये आपके पास आइस है। टेम्परेचर यहाँ पर है आपका, है ना, यहाँ पर आपका -10 है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5, 10, है ना। अगर टेम्परेचर अभी आपका -10 है तो क्या ये आइस मेल्ट होएगी? नहीं, ये आराम से आइस की ऐसी पड़ी रहेगी। -5 चला जाए तो क्या मेल्ट होगी? नहीं। जब ये 0 के आसपास जाने लगेगा तब आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, है ना। इसका मतलब कोल्ड कंट्री में जहाँ पर वो पड़ी है, मतलब आइस पड़ी है ना, स्नोफॉल हुआ है, और टेम्परेचर आपका मान लो -5 के आसपास है, तो वो आइस सड़क पे से मेल्ट होने वाली नहीं है। अब आप क्या करिए, उस पर मान लो नमक डाल दीजिए, है ना। मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस पर नमक डाल देते हैं। जब आप नमक डाल देंगे तो ये नमक इसकी ऊपर वाली लेयर में एक तरीके से थोड़ा सा घुल जाएगा, ये नमक इसकी ऊपर वाली लेयर में घुल जाएगा। मान लो अभी जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये नमक यहाँ पे घुल गया है तब ये जो आपकी अब आइस है बनी है, एक तरीके से आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, है ना। मान लो यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है इसमें नमक घुल गया है। नमक घुलने के बाद ये जो आइस है या लिक्विड है, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन गया है। और मान लो अब ये -8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन आपका टेम्परेचर -5, तो -5 पर ये वाली लेयर सॉलिडिफाई होना नहीं चाहेगी, सॉलिडिफाई नहीं हो सकती ऊपर वाली लेयर में, क्योंकि नमक घुल गया है। तो अब ये लेयर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, इस लेयर का मेल्टिंग पॉइंट है -8 और आपका टेम्परेचर -5, तो ये लेयर क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। अब ये लेयर अपने से नीचे वाली लेयर के साथ एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएगी। तो ऊपर वाली लेयर मान लो -8 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रही थी तो लिक्विड बन गई। अब नीचे फिर सॉल्यूशन बनाएगी तो मान लो -7 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज हो रही थी, तो अपने से नीचे वाली लेयर को भी ये मेल्ट कर देगी, क्योंकि अब नीचे वाली लेयर -7 डिग्री या उससे कम पे फ्रीज हो सकती है, -5 पर नहीं, तो मेल्ट होगी। अब ये लेयर फिर अपने से नीचे वाली लेयर के साथ एक सॉल्यूशन बनाएगी, और मान लो ये लेयर आपकी -6 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होना चाहती है, तो -5 पे ये भी नहीं होनेगी। अब इससे नीचे वाली लेयर आपकी फिर से सॉल्यूशन बनाएगी, तो ये मान लो आपकी -5.5 पर है। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी लेयर, जो आइस की एक ठीक ठाक मोटी लेयर जो है आपकी मेल्ट हो जाएगी नमक डालने से, ठीक है। आप चाहें तो इसे घर पे भी करके देख सकते हैं। एक आइस का पीस लेना, उस पर नमक डालना, तो वो मेल्ट होना चाहिए, ठीक। तो ये इसके एप्लीकेशन थे।